नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संपूर्ण कोर्स, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, यूजीसी नेट, रीट, पटवार, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर न्यू पैटर्न बेस्ड मैटर पर कम से कम 20 पुस्तकों से तैयार किया गया है। आज के इस पहले लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दिल्ली को सल्तनत के नाम से क्यों ना कहा गया, इसको सल्तनत क्यों कहा गया और ये सल्तनत शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत को जब भारत पर तुर्कों का शासन हुआ, उस समय भारत में तुर्कों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और तुर्कों के द्वारा स्थापित साम्राज्य को सल्तनत शब्द दिया गया, यानी सल्तनत कहा गया था। सल्तनत का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है कि इस्लाम धर्म में धार्मिक व राजनीतिक प्रधान किसको माना जाता है, खलीफा को माना जाता है। ये बात याद रखनी है। खलीफा का ही संपूर्ण साम्राज्य क्या कहलाता है, खलीफत अथवा सल्तनत कहलाता है। सल्तनत के जो शासक होते हैं उनको सुल्तान कहा जाता है और सुल्तान गद्दी पर बैठने से पूर्व खलीफा से मान्यता यानी खिल्लत या खिलाअत, जैसे लाल कपड़ा का एक वस्त्र होता है, जो खिल्लत प्राप्त करते हैं तथा सांकेतिक कर भेंट भेजते हैं। ठीक है। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य सभी वंशों ने खलीफा से मान्यता ली थी। इस काल को सुल्तानों का काल अथवा सल्तनत काल कहा गया। ये बात याद रखनी है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब हम बात कर देते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत क्या है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले हम पॉइंट में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं। हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का काल क्या है। तो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक, यानी कुल 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा था। यानी इस काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को। और दिल्ली सल्तनत का अगर कुल समय पूछ लिया जाए तो कुल 300 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। उसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य समाप्त हुआ। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश कितने थे, तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है। एक 5 वंश कौन कौन से थे उनके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और अंतिम जो वंश है वह लोधी वंश है। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब हम इनकी अगर देखें संस्थापक की, कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़िर खां और लोधी वंश के संस्थापक थे बेलोल लोधी। अब इनके टाइम ऑफ पीरियड देख लीजिए कि गुलाम वंश ने कुल 84 वर्ष शासन किया था, खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष शासन किया था और तुगलक वंश ने 96 वर्ष शासन किया, सैयद वंश ने 36 वर्ष शासन किया और लोधी वंश ने 76 वर्ष शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सबसे कम शासन किया, तो खिलजी वंश ने किया था मात्र 30 वर्ष और सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक शासन किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था 96 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर। इनको याद करने की ट्रिक भी है गु खात सलम, यानी गु खात सलम के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं और कुजग खिब्बा के नाम से इनके संस्थापकों को क्रम से याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मैंने बताया मोहम्मद गौरी को, लेकिन वास्तविक रूप से दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था और इल्तुतमिश को इसी कारण क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश क्या था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश जो शिया संप्रदाय से था, तो शिया संप्रदाय से जो वंश था वो सैयद वंश था। बाकी के सभी सुन्नी संप्रदाय से थे। किससे थे? सुन्नी संप्रदाय से थे। शिया संप्रदाय का एकमात्र वंश है सैयद वंश। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश कौन सा है। तो लोदी वंश। लोदी वंश प्रथम अफगान वंश है। अफगान राज्य का वंश है, याद रखना। अफगानी है, ये तुर्क नहीं है, याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अफगानी वंश है लोदी वंश। और शिया संप्रदाय से जुड़ा हुआ वंश कौन सा? सैयद वंश। बाकी के जो तीनों वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों तुर्क हैं। कौन है? ये तीनों तुर्की हैं, तुर्की वंश हैं। तुर्की सुल्तान थे। तीनों वंशों के जो जितने भी सुल्तान बने वो तुर्की सुल्तान कहलाए और इस सुन्नी संप्रदाय से थे। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक कौन था। तो याद रखना है तुगलक वंश का शासक है नसीरुद्दीन महमूद। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक था। पहला तुर्की शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात याद रखनी है आपको कि पहला तुर्की शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो और अंतिम तुर्की शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का और कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी शासक था बहलोल लोदी। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसकी और ये युद्ध में मरने वाला यानी वीरगति प्राप्त करने वाला सल्तनत का एकमात्र शासक है, जो बाबर से पानीपत के युद्ध में हारा था, पराजय हुई थी और ये युद्ध मैदान में ही मारा गया था। ये बात याद रखनी है। और इसी की मृत्यु के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? समापन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश है, मात्र 30 वर्ष शासन किया था। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश। इसने 96 वर्ष शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े साम्राज्य वाला शासक कौन था। तो सबसे बड़े साम्राज्य वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक और इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कुल शासक कितने थे। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 32 शासकों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश के 11 शासक थे, खिलजी वंश के 5 शासक थे, तुगलक वंश के 9 शासक थे, सैयद वंश के 4 शासक थे और लोदी वंश के 3 शासक थे। इस प्रकार टोटल 32 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था इल्तुतमिश। ये याद रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया और नियमित सिक्के जारी किए थे। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले ही गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक बना हुआ था, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, दिल्ली को नहीं बनाया था। दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी यानी दिल्ली सल्तनत या सल्तनत की राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सुल्तान कौन है। तो रजिया सुल्ताना है। ये बात याद रखनी है आपको। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देख लीजिए। दिल्ली से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले दिल्ली का इतिहास क्या है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए कि महाभारत काल से लेकर अब तक दिल्ली 16 बार उजड़ी और बसी थी। ये बात याद रखनी है आपको। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक और महाभारत काल से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक जो दिल्ली है कितने बार उजड़ी और बसी थी? 16 बार उजड़ी थी और 16 बार बसी थी। ठीक है। महाभारत के अनुसार महारथी पांडव अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर सर्वप्रथम इंद्रप्रस्थ नाम से इस शहर को बसाया था। ठीक है। दिल्ली जो शहर है इसको महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट याद रखना है। इंद्रप्रस्थ के नष्ट हो जाने के बाद लगभग 50 ईसा पूर्व तोमर वंश के शासक ढिल्लू ने इसी स्थान पर ढिल्लिका नामक शहर बसाया, जो बाद में अपभ्रंश होकर दिल्ली बन गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी आगे चलकर। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि दिल्ली शहर का संस्थापक अनंगपाल तोमर को माना जाता है, जिनके द्वारा 11वीं सदी में दिल्ली का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया था। ठीक है।
अब देखिए ऐतिहासिक रूप में यानी एक प्रमाणों के रूप में देखें तो प्रमाणों के रूप में अगर आपको इसको देखना है दिल्ली शहर के संस्थापक तो अनंगपाल तोमर को माना जाता है, ये बात याद रखनी है। इधर ढिल्लू भी तोमर वंश के ही शासक है, ये बात याद रखनी है आपको। ढिल्लू किस वंश के शासक है? तोमर वंश के। इधर अनंगपाल भी किस वंश के शासक हैं? तोमर वंश के शासक हैं। ये 50 ईसा पूर्व की बात हो रही है और ये 11वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है। अनंगपाल तोमर का मूल नाम क्या था? बिलान देव था, एक बात भी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंगपाल तोमर का मूल नाम क्या है, तो बिलान देव है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से संबंधी यानी दिल्ली सल्तनत संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, उनको समझ लीजिए। पहला प्रश्न है कि 1276 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के समय लिखा गया पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का नाम क्या मिलता है? ठीक है, तो दिल्ली का नाम क्या मिलता है? गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे एक अभिलेख लिखा गया जिसको पालम बावली अभिलेख कहा जाता है दिल्ली के पास। और इस अभिलेख में दिल्ली का नाम क्या मिलता है? तो देखिए इस अभिलेख में दिल्ली को कहा गया है योगनीपुर। क्या कहा गया है? योगनीपुर कहा गया। इसके अलावा इस अभिलेख में योगनीपुर के अलावा इसको ढिल्ली या ढिल्लिका भी कहा गया है, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। और इस की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस अभिलेख की। इस अभिलेख के जो लेखक है वो योगेश्वर पंडित है और इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। और यह अभिलेख दिल्ली के पास स्थित पालम गांव में स्थित दिल्ली के पास एक गांव है पालम और उस गांव में एक बावड़ी है, ठीक है, जिसको कुआं या सीढ़ीदार कुआं कहते हैं, बावड़ी है। तो उस बावड़ी पर ये अभिलेख लिखा गया है, ये बात याद रखनी है आपको। और इस बावड़ी का जो निर्माण है वो सोदला नामक व्यक्ति के पुत्र उधारा नामक एक धनी स्थानीय व्यापारी द्वारा जनहित में करवाया गया था, ठीक है। तो याद रखना है जो पालम बावली है, पालम की जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? उधारा नाम के व्यक्ति ने करवाया है और इसी के द्वारा ये अभिलेख भी लिखवाया गया है। और एक कहाँ पे लिखवाया गया है? दिल्ली के पास स्थित पालम गांव की एक बावड़ी पर। और ये गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे लिखा गया था 1276 ईस्वी में, इस कारण इसको पालम बावली अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। इस अभिलेख में दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्लिका नाम से भी पुकारा गया है और यह बताया गया है कि यह क्षेत्र हरियाणा का यानी हरियाणा का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लासिकल संस्कृत भाषा के पालम बावली अभिलेख जो दिल्ली में मिला था, इसके बारे में अभी बात की है, में स्वभावते दावा किया गया है कि राजा के स्वशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो ठीक है, तो इसमें एक राजा के बारे में दावा किया गया है इस पालम बावली अभिलेख में कि उस राजा का अच्छा स्वशासन है, बहुत अच्छी तरीके से शासन को चला रहा है और उसके अच्छे स्वशासन के कारण, सुशासन के कारण जो भगवान विष्णु है वो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़कर कहाँ पर सोए हुए हैं? क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सोए हुए हैं। तो वह शासक कौन है? तो वह शासक है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। यहाँ पे नाम है गयासुद्दीन तुगलक, थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या है? गयासुद्दीन बलबन, ये बात याद रखनी है। तो वह शासक का नाम है गयासुद्दीन बलबन है, यहाँ पे तुगलक थोड़ा गलत हो गया है, याद रखना है। तो गयासुद्दीन बलबन की यहाँ पर बात हो रही है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए कि 14वीं सदी में किस अभिलेख में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क या तुर्क कहकर संबोधित किया गया है? तो देखिए 14वीं सदी का एक अभिलेख है, उसमें दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क या तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। वह अभिलेख कौन सा है? तो वह अभिलेख है सरवन अभिलेख और ये 1327 में लिखा गया। ये कर्नाटक राज्य में है। ये कहाँ पर है मिला था ये अभिलेख? कर्नाटक राज्य में मिला है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी। तो पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी धर्म केंद्रित। कैसी थी? धर्म केंद्रित थी, धर्म पर आधारित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने तुर्कों के भारत में प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया था? तो देखिए तुर्कों के जो प्रसार था, ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे स्टार्टिंग के वो सभी तुर्क थे, तीनों वंशों के। तो तुर्कों को जो भारत में प्रसार हुआ उनके प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहने वाले इतिहासकार हैं लेनपुल। कौन है? लेनपुल है। लेनपुल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति व ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद हबीब ने, ठीक है। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति व ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि किस इतिहासकार ने भारत में
13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हबीब ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध में जन्म लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांस ली थी? तो ये बात भी किसने कही थी? मोहम्मद हबीब ने कही थी। ये पॉइंट याद रखना है। मोहम्मद हबीब के तीनों चारों पॉइंट यूजीसी नेट और आईएएस यानी यूपीएससी की एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इन बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन भी मोहम्मद हबीब का है। तो ये मोहम्मद हबीब के 3 4 5 कथन हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन चारों पाँचों कथनों को आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू भी बदल जाते हैं, उपरोक्त कथन किसका है? तो याद रखना है कि राजधानी को केवल तंबुओं का केंद्र बताने वाले विद्वान कौन थे? डीडी कौशाम्बी थे। इनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इन्होंने कहा था कि राजधानी तंबुओं का केंद्र है और जैसे ही सुल्तान बदलता है तो यहाँ के तंबू भी बदल जाते हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। 32 शासकों ने टोटल शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। उन 32 शासकों में सबसे ज़्यादा शासन किया बहलोल लोदी ने 38 वर्ष। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 37 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है 3 राजवंशों ने शासन किया था, जिनमें है कुतवी, शमसी और बलवनी। इन 3 राजवंशों ने शासन किया था और ये तीनों ही गुलाम वंश के से संबंधित है, ठीक है। कुतवी वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी के इल्तुतमिश और बलवनी वंश के बलवन, ठीक है। ये तीनों के तीनों वंश हैं और इन तीनों वंशों को गुलाम वंश के अंतर्गत रखा गया है। तीनों राजवंश हैं, गुलाम वंश के क्या है? उपवंश हैं। ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1236 से लेकर 1296 ईस्वी तक कितने सुल्तानों ने शासन किया था? तो टोटल इसका आंसर है 10 सुल्तानों ने शासन किया था। यानी इस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल से, अगली वीडियोज में आप देखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता व विलायत कहा जाता था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इक्तेदारी प्रथा को सर्वप्रथम आरंभ किया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन वैधानिक रूप से आरंभ किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के अंतर्गत। याद रखना है भारत का प्रथम इक्तेदार अगर देखा जाए तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। ये थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और अपना फीडबैक अवश्य देना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कम्प्लीटली मिडाइवल इंडिया करवाने वाला हूँ, आपको कंप्लीट मध्यकालीन भारत के बारे में करवाने वाला हूँ। वीडियोज़ के माध्यम से आपको पर डे एक वीडियोज़ मिल जाया करेगी मध्यकालीन भारत की, और इस माध्यम से आप कम्प्लीटली मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर लेना। और सबसे खास बात इन वीडियोज़ की ये रहेगी कि इन वीडियोज़ में आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा। कम से कम 20 पुस्तकों का इसमें मैटर आपको मिलेगा वर्तमान परीक्षाओं के पैटर्न के आधार पर, और वर्तमान परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।